हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के मैथ्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, जो पेपर हमारा 20 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका हम लोग मैथ्स का फर्स्ट पेपर आज सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे पेपर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही 2021-2022 वाले पेपर्स भी यदि आपने नहीं देखे हैं तो उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग वो पेपर्स भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1, यदि ए और बी अंक हैं तथा ये हमारा दिया हुआ है फ्रेंड्स पूरा का पूरा 623 और 41A, तो यहाँ पर पूछा गया है तो निम्न में से कौन सा सत्य है, यानी कि ए के स्थान पर क्या आएगा और बी के स्थान पर क्या आएगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। बी ये है और 08 यहाँ पर हमारा क्या आएगा फ्रेंड्स, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा घटाने का है फ्रेंड्स, तो सिंपल सी बात है कि जब हम यहाँ पर 3 में से कितने घटाएं कि 8 बचेगा, तो यहाँ पर 3 यानी कि यहाँ पर हम 2.5 लेंगे तो यहाँ पर 13 होगा। 13 में से 5 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 8, तो 1 की जगह पे हमारा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा हमारा 6 का 6 ही है, क्योंकि यहाँ से 2.5 ली नहीं गई, तो 6 में से 4 गया, तो यहाँ पर बचेगा 2। तो इस तरह से हमारा ए का जो मान है वो 5 आ जाएगा और बी का जो मान है वो 2 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जेम्स ने कुछ फूलों को 4 स्तंभों में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि प्रत्येक स्तंभ में 6 फूल थे। यदि जलील इन फूलों को 8 स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है तो प्रत्येक स्तंभ में कितने फूल होंगे, ताकि प्रत्येक स्तंभ में फूलों की संख्या समान है। फ्रेंड्स, जब 4 स्तंभ थे हमारे तो और प्रत्येक में 6 फूल थे, तो 4 संग 24 फूल हो गए। टोटल हमारे कितने फूल हो गए फ्रेंड्स, 4 स्तंभ में और प्रत्येक में 6, तो 4 संग 24 फूल हो गए हमारे टोटल। यानी कि हमारे पास फूलों की संख्या है 24 और हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो जलील है उसने 8 स्तंभों में व्यवस्थित कर दिया। इन 24 को 8 में व्यवस्थित कर दिया, तो 8 से हमें क्या करना है, 24 को डिवाइड कर देना है, तो 8 तियाँ 24 आ जाएगा। तो हम उसे प्रत्येक स्तंभ में कितने फूल होंगे, तो प्रत्येक स्तंभ में फूलों की संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स 3। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर। 3 स्तंभों में ये फूलों को डिवाइड करेगा, व्यवस्थित करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 3 मित्र एक मिठाई की दुकान पर गए, जहां दुकानदार ने उन्हें 3 प्लेटों में बड़े दिए। बड़ों की कुल संख्या थी 12। प्लेटों में रखे इन बड़ों की संख्याओं को यदि उचित रूप से व्यवस्थित किया जाए तो ये 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। एक प्लेट में रखे बड़ों की अधिकतम संख्या क्या थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कुल बड़ों की संख्या थी 12 और जो बड़ों की संख्या थी फ्रेंड्स वो कितनी थी, 3 क्रमागत संख्याओं का ये योग थी। ठीक है, यदि इन प्लेटों में रखे इन बड़ों की संख्याओं को यदि उचित रूप से व्यवस्थित किया जाए, यानी कि उसको क्रम से व्यवस्थित किया जाए, तो 3 क्रमागत सम संख्याएं बनेंगी। फ्रेंड्स, सम संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, जैसे 2 से 4, 6, 8, 10, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाए वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। तो हम लोगों को देखना यह है कि 3 क्रमागत संख्याएं हमारी ऐसी कौन सी हैं जिनका योग 12 आएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो शुरुआत के 3 हैं उन्हीं को देख लीजिए। पहले 2 और 4 हो जाएगा 6 और 6 में जोड़ देंगे 6 तो हो जाएगा 12, यानी कि हमारी 2, 4, 6 ये 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। अब इसमें कह रहा है कि एक प्लेट में रखे बड़ों की अधिकतम संख्या क्या थी, यानी कि 1, 2, 4, 6। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो संख्या थी वो थी 6, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लतीफ़ ने कागज़ की एक शीट पर 2 से 50 तक की संख्याएं लिखी। उसने 2 पर घेरा लगाया तथा 2 के सभी गुर्जों को काट दिया। फिर उसने न्यूनतम संख्या पर घेरा लगाया जिस पर घेरा नहीं लगा था या जिसे काटा नहीं गया था। फिर उसने इस न्यूनतम संख्या के सभी गुर्जों को काट दिया। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखेगी जब तक कि सभी संख्याएं पूरी नहीं हो गई। तब नंबर 1 17 पर घेरा लगाया गया। 2 17 एक अभाज्य संख्या है। अब निम्न में से
कौन सा विकल्प सही है? पहला है एक सत्य है तथा सेकंड इसका सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है पहला सत्य है परंतु दूसरा सत्य है, पहला सत्य नहीं है दूसरा सत्य है। तीसरा है पहला सत्य परंतु दूसरा जो है इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। और चौथा एक सत्य नहीं है तथा इस सेकंड जो है इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। फ्रेंड्स, तो इसको एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। काफ़ी लंबा सवाल है और मेरे पास वो संसाधन नहीं है कि मैं आपको इसको पूरी तरह से सॉल्व करवा सकूं। तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक सत्य है तथा सेकंड जो है वो इसका सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हन्ना के पास 10 कार्ड हैं जिन पर 0 से 9 तक के अंक लिखे हुए हैं। फ्रेंड, 0 से 9 तक के अंक लिखे हुए हैं और 10 अंक हैं, 10 कार्ड हैं। तो ये 10 कार्डों पे 10 अंक हो गए फ्रेंड्स। वह इन कार्डों के उपयोग से अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना इन्हीं कार्डों का उपयोग करके अंक बराबर नहीं आए 3 अंकों की संख्याएं बनाना चाहती है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वह 4 और 5 अंकों वाले कार्डों का उपयोग करती है, यदि वह 4 और 5 अंक वाले जो कार्ड हैं उनका उपयोग करती है, तब इस प्रकार बनाई जा सकने वाली 3 अंकों की संख्याओं की जो 9 से विभाज्य है कुल संख्या है। इसको भी फ्रेंड्स आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10 संख्याएं हो जाएंगी टोटल जो बनाई जा सकेंगी और उन्हें 9 से विभाज्य किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ आगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैं अभी आपको डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि न्यूमेरिकल्स थोड़े बड़े हैं और यहाँ पर मेरे पास वो साधन नहीं है कि मैं आपको सॉल्व करवा सकूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 3 कपों ए, बी और सी में समान माप के कंकड़ इस प्रकार रखे जा सकते हैं। ए में 4 कंकड़ों के रखे जाने की क्षमता है, बी में 6 कंकड़ों के रखे जाने की क्षमता है और सी में 12 कंकड़ों के रखे जाने की क्षमता है। किसी गड्ढे को भरने के लिए सी का उपयोग 2 बार किया जाता है। मान लीजिए कि इस गड्ढे को केवल ए और बी के उपयोग से भरा जाना था। जिस गड्ढे को सी का उपयोग 2 बार करके किया जाना पड़ता है, जिस गड्ढे को भरने के लिए सी का उपयोग 2 बार किया जाना पड़ता है, मतलब 12 दूनी 24। तो मान लीजिए इस गड्ढे को केवल ए बी के उपयोग से भरा जाना है। ए और बी के यदि कप का बी का उपयोग 2 बार किया जाता है तो कप ए का उपयोग कितनी बार किया जाएगा? कप बी का जो है फ्रेंड्स वो है कितने कंकड़ हैं? 6 रखने की क्षमता है, 2 बार किया जाएगा तो 6 दूनी 12 कंकड़ हो गए इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए का उपयोग कितनी बार किया जाना है? ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि पहला जो है हमारा क्या कह रहा है कि किसी गड्ढे को भरने के लिए सी का उपयोग 2 बार किया जाना पड़ता है, यानी सी का जो मान दिया हुआ है यहाँ पर दिया है 12। कितना दिया है फ्रेंड्स? 12 दिया है सी का मान। ठीक है, तो सी का मान है 12 और इसका उपयोग किया जाना पड़ता है 2 बार। 12 दूनी हो गया 24, यानी कि 24 कंकड़ों का यूज किया जाना पड़ता है सी को भरने के लिए। अब यहाँ पर कह रहा है यदि इसी गड्ढे को केवल ए और बी के उपयोग से भरा जाना है, ए का उपयोग करना है और बी का उपयोग करना है और भरा जाना है, यानी कि 24 कंकड़ टोटल होने चाहिए। ठीक है, 24 में से बी का उपयोग हो गया 2 बार, यानी कि 12 कंकड़ इसमें हो गए। तो ए का उपयोग कितनी बार होगा फ्रेंड्स? 12 कंकड़ और चाहिए तो 4, ए का मान है 4 तो 4 गुणे हो जाएगा 3, 4 3 12। तो 12 में जब हम 12 जोड़ेंगे तभी तो 24 होंगे कंकड़। तो 12 में 12 जोड़ा तो 24 हो गया, यानी कि जो ए का मान है 4 है तो ए का हमने कितनी बार प्रयोग किया? 3 बार। बी का प्रयोग 2 बार किया है तो ए का प्रयोग करेंगे 3 बार, तब जाके हमारा ये जो गड्ढा है वो फिल हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 5 सही 1/2 समकोणों का मान बराबर है, यानी कि 5.5 समकोणों का मान है। नंबर 1 450 डिग्री, 2 480 डिग्री, 3 485 डिग्री, 4 495 डिग्री। फ्रेंड्स, एक समकोण का जो मान होता है वो होता है 90 डिग्री। एक समकोण का मान होता है 90 डिग्री। तो 5 समकोणों का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 90 × 5 हो जाएगा इक्वल टू 9 5 45 450। अब इसमें पूछ रहा है आधा समकोण, आधे का मतलब हो गया 90 का आधा यानी कि 45। तो आपका हो जाएगा 5 और 4 9 और 4 यानी कि 495 डिग्री। टोटल हमारा कितना हो जाएगा 5.5 समकोणों का मान?
हो जाएगा 495 डिग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक समकोण का मान होता है 90 डिग्री, तो 5 का हो जाएगा 450 डिग्री और आधे कोण का मान हो जाएगा 45 डिग्री। टोटल हो जाएगा 495 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक समांतर चतुर्भुज में सममित रेखाओं की संख्या निम्न होती है। नंबर 1 0 2 1 3 2 4 4। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 0। एक समांतर चतुर्भुज में जो सममित रेखाएं होती हैं उनकी संख्या होती है 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न गुणों वाले आकार की पहचान कीजिए। ए है, इसकी 4 भुजाएं हैं। दूसरा है ए एक बंद आकृति है। तीसरा है सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। चौथा है सभी कोण बराबर हैं। फ्रेंड्स, यदि हम इस तरह की आकृति को बताएं तो एक होता है हमारा आयत और एक होता है हमारा वर्ग। वर्ग की भी जो भुजाएं हैं वो आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और जो हमारा आयत है उसकी भी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। इसमें सम्मुख भुजाएं समान हैं, दोनों में ही समान है। बंद आकृति, दोनों ही बंद आकृतियां हैं। इसकी 4 भुजाएं हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों की चारों भुजाएं हैं और सभी के जो कोण हैं वो बराबर होते हैं। तो इसमें हमारे जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आयत या वर्ग। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो या तो आयत की जा रही है या फिर वर्ग की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित अक्षर धनराशि निरूपित करते हैं। ए बराबर 10 रुपये है, बी बराबर 20 रुपये, सी बराबर 5 रुपये, डी बराबर 2 रुपये और ई बराबर है 50 पैसे। ठीक है फ्रेंड्स, अब निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 45.50 के बराबर नहीं है ये पूछा गया है फ्रेंड्स। तो ए बराबर है हमारा 4। तो हमारा यहाँ पर पहले से हम लोग यहाँ पर ऑप्शन से डायरेक्ट करेंगे। ए का हो गया है मान 4, फिर है 0, बी का मान, सी का मान है 0, डी का मान है 2 और ई का मान है 3। तो यहाँ पर हमारा टोटल बनेगा 4 2 6। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ए का मान है 4 और ए का जो हमारा रुपये दिया हुआ है वो कितना दिया है 10। तो 10 चौक हो गया 40 प्लस बी का मान है 0 तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। सी का मान भी 0 दिया, डी का मान दिया है 2 तो डी का हमारा जो पैसे हैं वो हैं 2 रुपये। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रुपये और ई का मान दिया है हमारा 3 तो यहाँ पर 50 पैसे मिलाकर हो जाएगा 1.5 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1.5 रुपये यानी कि 1 रुपये 50 पैसा 1.50। तो इस तरह से हमारा इसका हो जाएगा 40 2 42 40 और 2 42 और 1 43। 1 मिनट फ्रेंड्स, सॉरी जो ई का मान है वो 3 दिया हुआ है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम हो पा रही है। यहाँ पर ए का हो गया 40, बी का हो जाएगा हमारा 0, सी का हो जाएगा 0, डी का है 2 तो यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा डी का मान और ई का है 50 पैसे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.50। तो इसका जो मान होगा हमारा वो हो जाएगा 40 4 44 45.50। इसी तरह से हमें देखना है कि जो मान है इसका वो कैसे होगा। इसका मान 45.50 हो जाएगा और इसमें जो पूछा गया है फ्रेंड्स 45.50 के बराबर नहीं है तो ये नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, ए में 0 है, बी में 2 है तो बी का मान हमारा दिया है 20 रुपये तो यहाँ हो जाएगा 40। सी का मान दिया है 1 यानी कि 5 रुपये और डी का मान दिया है 0 और ई का मान दिया है 1 यानी कि 50 पैसे। तो हमारा इसका जो टोटल होगा फ्रेंड्स वो होगा 40 5 45.50। इसका भी जो है 45.50 होगा तो ये भी नहीं होगा। सी है हमारा तीसरा नंबर, ए का मान है 2 यानी कि 20 हो गया इसका, बी का मान है 1, बी का यानी कि 20 हो गया 40 और सी का दिया हुआ है 1 यानी कि हो गया यहाँ पर 5 और डी का दिया है 0 और ई का दिया है 1 यानी कि 50 पैसे। तो इसका भी मान हो गया 20 दूनी 40 5 45 5.50। तो यहाँ पर भी जो है ये भी नहीं होगा। अब हमारा चौथा ऑप्शन बचता है तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसका जो मान है वो 45.50 नहीं आएगा। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। ए का मान 1 है यानी कि 10 हो जाएगा, बी का मान 2 है यानी कि 20 दूनी 40 है, सी का मान है 0 तो यहीं से आप लोग देख सकते हैं कि 40 10 50 हो गया यानी कि 45 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन।
भुजाओं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाली एक आयताकार कागज की शीट को 4 समान छोटे आयतों में विभाजित किया गया, तब प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और 6 का हो जाएगा हमारा 3, यानी कि इसका आधा आधा हो जाएगा। तब जो क्षेत्रफल है हमारा वो हो जाएगा 2 × 3 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि लॉन्ग में आप लोग को इसे खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। शिक्षक एक तुला के दोनों पल्लों में रखने के लिए निम्नलिखित वस्तुएं देती है ताकि पहली वस्तु पहले पलड़े में रहे और दूसरी वस्तु दूसरे पलड़े में रहे। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जब पहला पलड़ा नीचे रहता है। नंबर 1 नोटबुक सभी पुस्तकों के साथ स्कूल बैग, दूसरा है नोटबुक चौक, तीसरा है ज्यामिति बॉक्स 5 पाठ्य पुस्तकें, चौथा है एक पेंसिल ज्यामितीय बॉक्स। यहाँ पर क्या कह रहा है फ्रेंड, जब पहला पलड़ा नीचे रहता है उसको हमें चुनना है। वस्तु पहले पलड़े में रहे तथा दूसरे पलड़े में भी रहे, तो पहला जो पलड़ा है वो नीचे रहना चाहिए, यानी कि पहले पलड़े का जो भार है वो हमारा होना चाहिए ज़्यादा, तभी तो जो हमारा पहला पलड़ा है वो नीचे रहेगा। तो हमारा पहला पलड़ा नीचे रहे फ्रेंड्स, इसके लिए कौन सी चीज़ हमारी होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा ज्यामितीय बॉक्स। तीसरा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा एक ज्यामितीय बॉक्स और 5 पाठ्य पुस्तकें। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। किसी कक्षा के विभिन्न सेक्शनों ABCD और E में विद्यार्थियों की संख्याएं निम्न सारणी में दी गई हैं। ये आपकी विद्यार्थियों की संख्या है ABCD E, यहाँ पर सेक्शन दिए हुए हैं। तो इसमें क्या है, सेक्शनों के किन युग्मों में विद्यार्थियों की संख्याओं का अंतर समान है। तो फ्रेंड्स इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 40 में से जब हम 43 में से 40 घटाएंगे A और B में, तो अंतर हो जाएगा हमारा कितना, 3 होगा। यहाँ पर हम जब इन दोनों में घटाएंगे तो अंतर हो जाएगा हमारा 1। अगर हम इन दोनों में घटाएंगे तो अंतर आएगा 10 और D और E में घटाएंगे तो अंतर आएगा 4। और इसी तरह से अगर हम A और C में घटाएंगे इस तरह से तो हमारा 2 अंतर आएगा। और हम यहाँ पर जो है B और D में घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, तो आएगा हमारा 1। B और D में घटाएंगे तो आएगा 1। कितना आएगा फ्रेंड्स, 1 आएगा B और D को घटाने पर। तो यहाँ पर जो है आपका B और D को जब हम घटाएंगे, B और C को हम घटाएंगे तब 1 आएगा फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि हमारी कोई भी वो ऐसा नहीं है जो समान है। लेकिन आपका जो आंसर की दिया हुआ है उसमें जो राइट आंसर दिया है फ्रेंड्स वो दिया है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है E और DE। अगर हम A और E में समान करें फ्रेंड्स, A और E में अगर हम 1 मिनट फ्रेंड्स, ये जो आंसर दिया है इसमें ये दिया है आपका पहला आंसर दिया है फ्रेंड्स आंसर की में। तो A और C में जब हम लोग अंतर करेंगे तो A का मान है 40 और C का मान है 42। तो इस तरह से तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा इनके बीच। और D और E का अंतर हमारा यहाँ पूछा गया, तो D में 32 है और इसमें 36 है, तो यहाँ पर अंतर आ रहा है हमारा 4। तो इस तरह से दोनों समान अंतर कैसे हुए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर मुझे सारे ऑप्शन ये जो ऑप्शन है वो गलत लग रहे हैं। एक बार आप लोग इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं फ्रेंड्स जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 तो विभाज्य है 3 से, तो हो गया 11। ठीक है फ्रेंड्स, 5 अभाज्य संख्याएं, इनका औसत हमें निकालना है। तो यहाँ पर हो गया 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 2 28, टोटल हो गया 28। 28 को हम भाग देंगे कितने से, 5 से, क्योंकि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है। तो हमारा हो जाएगा 5 5 25, यहाँ पर बचेगा 3, तो यहाँ पर 3 बचेगा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 5 छक्का 30। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.6। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
निम्नलिखित पैटर्न में अगली दो प्रविष्टियों की पहचान कीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 2 3, फिर F दिया है, फिर 5 6 7, मतलब क्रम से संख्याएं दी हुई हैं, फिर एक लेटर दिया है, फिर 9 10। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 2 3, फिर एक लेटर है, फिर 5 6 7, यानी कि 3 क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं। तो यहाँ पर 9 10 11 ये 3 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे 11 वाला कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय पहले के, तो 11 और ये T। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए अब हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो पेडागोजी के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का कुल योगफल एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? नंबर 1 संबरक गुण, 2 वितरणात्मक गुण, 3 क्रम विनिमय गुण, 4 सहचारी गुण। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 संबरक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षक एक बच्चे को चतुर्भुज बनाने और फिर उसे समानांतर चतुर्भुज में परिवर्तित करने के लिए कहता है। बच्चा यह कर देता है। वह बच्चा बैन की ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के किस स्तर पर है? अभिग्रहीतीय, 2 दृश्यीकरण, 3 विश्लेषण, 4 औपचारिक निगमन। तो वह है फ्रेंड्स विश्लेषण के स्तर पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे गणित में आनंद लें, इसके लिए नंबर 1 प्रत्येक पाठ में अभ्यास के लिए अतिरिक्त प्रश्न सम्मिलित करने चाहिए। 2 विद्यार्थियों को प्रत्येक इकाई के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करना चाहिए। 3 गणित के आकलन में कठिन विषयों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। 4 विद्यार्थियों के वास्तविक दैनिक जीवन के अनुभव गणित की पाठ्य पुस्तकों को भाग होने चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन के अनुभव गणित की पाठ्य पुस्तकों का भाग होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सुश्री रूही प्राथमिक कक्षा की गणित शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या को हल करने के बाद उनके उत्तरों को समझाने के लिए कहा। विद्यार्थी द्वारा दिए गए प्रत्येक सही या गलत उत्तर के लिए वह यही करती है। सुश्री रूही का उद्देश्य है नंबर 1 उत्तर पर पहुंचने के लिए समस्या को हल करते समय अपने विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया को समझना। 2 विद्यार्थियों के उत्तरों को जांचने में लगने वाले अपने समय की बचत करना। 3 अंग्रेजी भाषा की कक्षा को गणित की कक्षा के साथ एकीकृत करना। 4 आगामी स्कूल निरीक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों को तैयार करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उत्तर पर पहुंचने के लिए समस्या को हल करते समय अपने विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया को समझना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा से प्राथमिक स्कूल के बच्चों में गणितीय संप्रेषण के कौशल में वृद्धि करने के तरीके हैं? ए शिक्षक द्वारा हल की गई आदर्श समस्या पर आधारित पृष्ठ समस्याओं को हल करने के अवसर उपलब्ध कराना। ए वाला हमारा नहीं होगा। बी है बच्चों को स्पष्ट व व्यवस्थित तरीके से सूचना को निरूपित करने के लिए कहना। बी वाला सही हो जाएगा। सी है बच्चों को अपने आप सरल निष्कर्ष निकालने और अपने तर्क को समझाने के अवसर उपलब्ध कराना। सी वाला सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपयुक्त कथन का अर्थ सबसे उपयुक्त रूप से परिलक्षित होता है? नंबर 1 है बच्चे कितना गणित जानते हैं, इस पर बल देने के स्थान पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों को समझने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। दूसरा है गणित शिक्षा को गणित की पाठचर्या में केवल वही प्रकरण टॉपिक शामिल करने चाहिए जो रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी हैं। 3 गणित रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी है अतः गणित के प्रश्नों के हल खोजने से बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण हो जाएगा। 4 गणित में विभिन्न प्रश्नों के हल खोजे जाएं, यह जानना महत्वपूर्ण है, इसलिए गणित की पाठचर्या में अधिकतम प्रकरण टॉपिक शामिल करने चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। बच्चे कितना गणित जानते हैं, इस पर बल देने के स्थान पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों को समझने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक बालिका ने भिन्नों के योग पर एक सवाल को इस प्रकार से हल किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ के लिए सबसे कम उपयुक्त है? नंबर 1 बालिका 2 भिन्नों के योग की कलन विधि के बारे में नहीं जानती है। दूसरा है बालिका लघुत्तम समावर्त LCM ज्ञात करना नहीं जानती है। तीसरा है बालिका समतुल्य भिन्नों के बारे में नहीं जानती है।
और चौथा है बालिका संख्याओं के योग के बारे में नहीं जानती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, बालिका संख्याओं के योग के बारे में नहीं जानती है, ये सबसे कम उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका के रूप में निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण को आप विद्यार्थियों की गणितीय निरूपण की क्षमता को आंकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानेंगी। ए है संख्याओं को निरूपित करने के लिए संख्यांक अंकों का उपयोग करने की क्षमता, ये सही है। बी बारंबारता बंटन को निरूपित करने के लिए आयतचित्र बनाने की क्षमता, ये नहीं होगा। सी है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रालेख बनाने की क्षमता, सी वाला सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जब 109 लिखने के लिए कहा गया तब एक प्राथमिक कक्षा के बच्चे ने इस संख्या को 19 लिख दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है शून्य को एक स्थान के रूप में समझाते हुए स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं। दूसरा है बच्चे को 1 से 150 तक की गिनती को कंठस्थ करने तथा अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहें। तीसरा है श्यामपट्ट पर 99 से 110 तक की संख्याएं लिखें तथा 109 को रेखांकित करें। चौथा है बच्चे को अपने सहपाठियों की कॉपी में से सही उत्तर देखने के लिए कहें। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, शून्य को एक स्थान के रूप में समझाते हुए स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कथन है बच्चों को गणित के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ जुड़ने के अवसरों को उनकी गणित के प्रति रुचि एवं सकारात्मक मनोवृत्ति निर्माण के लिए संभाव्य रूप में देखा जा सकता है। पहला है सही है, परंतु प्राथमिक स्कूल पाठ्यक्रम के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्राथमिक स्कूल के बच्चे गणित के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक मूल्यों की सराहना करने के लिए बहुत छोटे हैं। दूसरा है सही है और प्राथमिक स्कूल के बच्चों में गणित के प्रति रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के अवसर प्रदान करने की ज़रूरत है। तीसरा है सही नहीं है क्योंकि यह इतिहास या सामाजिक विज्ञान का हिस्सा हो सकता है परंतु गणित पाठ्यक्रम का नहीं। और चौथा है सही नहीं है क्योंकि यह बच्चों के चिंतन को गणित से हटकर इतिहास व संस्कृति की ओर मोड़ देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सही है और प्राथमिक स्कूल के बच्चों में गणित के प्रति रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के अवसर प्रदान करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, यदि 10 7 से बड़ा है तो 11 8 से बड़ा है। कथन की प्रतिस्थिति कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। नंबर 1 यदि 11 8 से बड़ा है तो 10 7 से बड़ा है। दूसरा यदि 11 8 से बड़ा नहीं है तो 10 7 से बड़ा नहीं है। तीसरा यदि 11 8 से बड़ा नहीं है तो 10 7 से बड़ा है। चौथा यदि 11 8 से बड़ा है तो 10 7 से बड़ा नहीं है। यहाँ पर कह रहा है 10 7 से बड़ा है तो 11 8 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। यदि 11 8 से बड़ा है, यदि 11 8 से बड़ा नहीं है तो जो 10 है वो 7 से बड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 1 के अधिगमकर्ताओं को 2 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान की अवधारणा को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित को सर्वाधिक उपयुक्त अनुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है ए इकाई व दहाई के रूप में संख्या का चित्रात्मक निरूपण करने के लिए चित्रों के चार्ट का उपयोग करना। बी संख्या को वास्तविक रूप में लिखना। तो ए वाला जो है फ्रेंड्स हमारा वो यहाँ पर हमें उपयुक्त क्रम में लगाना है। पहले सबको पढ़ लेते हैं। सी है 2 अंकीय संख्याओं को दर्शाने के लिए बेस 10 ब्लॉक मोती टोकन आदि का उपयोग करके बंडल बनाने की गतिविधियाँ करना। और चौथा है डी प्रत्येक संख्या में इकाइयों व दहाइयों को निरूपित करना। तो इसको हमें सही क्रम में लगाना है फ्रेंड्स। तो पहले नंबर पे आ जाएगा सी वाला, फिर आ जाएगा हमारा इकाई व दहाई के रूप में संख्या का चित्रात्मक निरूपण, फिर आएगा प्रत्येक संख्या में इकाई व दहाइयों को निरूपित करना और उसके बाद आएगा संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा सी ए डी बी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के मूल सिद्धांत के अनुसार सभी विद्यार्थियों द्वारा डैश तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता। नंबर 1 कक्षा 1, 2 कक्षा 2 तक, कक्षा 3 तक या कक्षा 5 तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कक्षा 3 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं को मापन की अवधारणा प्रस्तुत करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। पहला है बच्चों को उनकी गणित पाठ्यपुस्तक की लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल पैमाना देना।
दूसरा है बच्चों को तराजू पर लकड़ी के डस्टर को बाट वजन के रूप में इस्तेमाल कर यह ज्ञात करने के लिए कहना कि डस्टर की तुलना में कौन सी वस्तुएं भारी या हल्की हैं। तीसरा है बच्चों को दो संख्या 38 और 42 के योग के सन्निकटन के लिए कहना। और चौथा है बच्चों को उनके सहपाठियों के वजन का अनुमान लगाने के लिए कहना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बच्चों को तराजू पर लकड़ी के डस्टर को बाट वजन के रूप में इस्तेमाल कर यह ज्ञात करने के लिए कहना कि डस्टर की तुलना में कौन सी वस्तुएं भारी या हल्की हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। श्री जफर कक्षा 1 के शिक्षक गणित में बच्चों के अधिगम को आंकने के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट की बजाय मौखिक प्रश्न पूछने को अधिक अधिमान्य देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से दिए गए संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। ए, वह बच्चों के अधिगम के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं तथा उसका उपयोग अपने शिक्षा शास्त्र को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। ए वाला सही हो जाएगा। बी है, वह बच्चों के टेस्ट पेपर और कॉपियों को जांचने में अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं। बी गलत होगा। सी, यह बच्चों में गणितीय संप्रेषण के कौशल की वृद्धि करने में सहायता करेगा। सी वाला सही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और सी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।